नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की अंदरूनी राजनीति में बड़ी हलचल चल रही है। 5 राज्यों में 4 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र में चुनाव है अभी कुछ महीने में, यानी इसी साल अप्रैल में। अब ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है। केरल की बात करते हैं आज, और कई प्रदेशों की अब भी पहले बात कर चुके हैं। आज केरल की बात इसलिए कर रहे हैं कि परसों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल में थे और उनका जो आत्मविश्वास था, वैसे तो किसी भी नेता में, बड़े नेता में पार्टी के आत्मविश्वास होना ही चाहिए, जब खासतौर से जब अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हो, क्योंकि वो रब ऑफ करता है आपके कार्यकर्ता पर। तो केरल में अभी तक भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका की बात करती थी। अब अमित शाह ने, शायद मैंने जितना सुना है उसमें पहली बार ये कहा है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरने वाली है। केरल की राजनीति में जो स्थिति है, 2 गठबंधनों के बीच में लड़ाई होती है। एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, दूसरा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है, पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार सत्ता में है, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का घर जो है संगठित नहीं है, एक नहीं है। वो देश में वैसे तो कहीं भी नहीं है। केरल में चूंकि वहाँ सरकारें बदला करती हैं, पिछली बार अपवाद हुआ था कि सीपीएम दोबारा सत्ता में आ गई। अब स्थिति यह है कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो पिनराई विजयन की सरकार के खिलाफ है, उसका फ़ायदा उठाने की हालत में कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, परिवर्तन जो, अगर 2 पार्टियां हैं तो दूसरे नंबर की, या 3 पार्टियां हैं तो तीसरे नंबर की पार्टी के सत्ता में आने की संभावना एक ही शर्त पर बनती है। बाकी सब चीज़ें तो है ही, नेतृत्व होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, जनाधार होना चाहिए, ये सब तो कॉमन बातें हैं। मतदाता में ये विश्वास होना चाहिए कि ये पार्टी सत्ता में आ सकती है। आएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये सत्ता में नहीं आने वाली है तो हम अपना वोट बेकार कर रहे हैं, या हम जिसको हटाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, वही न जीत जाए। इस आशंका से उस तीसरी पार्टी, या 2 है तो दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिलता। ऐसी हालत में केरल में इन दोनों गठबंधनों के बीच में अपना रास्ता बना रही है भारतीय जनता पार्टी। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। उस लिहाज से देखें तो कोई बड़ी सफलता नहीं है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि केरल में आज़ादी के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई लोकसभा सदस्य जीता है। और अभी हाल में जो है स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें 4 दशक से ज़्यादा समय से सीपीएम काबिज थी तिरुवनंतपुरम की जो कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें वहाँ से सीपीएम को हटाकर भाजपा सत्ता में आ गई है। तो उसको ग्रामीण इलाकों में भी वोट मिले हैं पंचायत चुनाव में, और स्थानीय निकाय के चुनाव में शहरी इलाकों में भी वोट मिले। अमित शाह अपना जो है अंकगणित चुनाव का बता रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं 15 साल का था तब से चुनाव नतीजों के जो आंकड़े हैं उनकी एनालिसिस करता हूं, उनका विश्लेषण करता हूं। उन्होंने बताया कि 2011 में भाजपा को 11% वोट मिला था, 2016 में 16% वोट मिला, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 20% वोट मिला। उन्होंने किसी राज्य में अगर किसी पार्टी को 20% वोट मिल जाए तो 20 से 40 पहुंचने में उसको 5 साल का समय नहीं लगता और जल्दी हो जाता है। उनका मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट शेयर ले सकती है। अब ये बहुत बड़ी छलांग होगी। सुनने में तो जो है अविश्वसनीय लगता है। कोई नहीं मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी 40% वोट ले लेगी केरल में और उसकी सरकार बन जाएगी, उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। लेकिन अमित शाह को भरोसा है। तो अमित शाह को भरोसा क्यों है? वो जो चुनाव नतीजों का विश्लेषण करते रहते हैं, तो उन्होंने कई राज्यों को देखा होगा। उन्होंने ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 1991 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, तो उसको लगभग 33% वोट मिले थे।
और अब भारतीय जनता पार्टी 50% का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, एक छोटे राज्य की बात कर ले, त्रिपुरा में 2018 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था और नतीजा आया चुनाव का तो भाजपा की सरकार बन गई। अपने साथी दल के साथ एनडीए का 2/3 बहुमत आया। लेकिन त्रिपुरा छोटा राज्य है, 2 ही लोकसभा सीटें हैं वहाँ। तो थोड़ा और बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और वहाँ 2001 से 2016 तक, 2001 फिर 2006 फिर 2011 3 चुनाव लगातार तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतती रही, उसकी सरकार बनती रही। और ये याद रखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 34.38% है, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि लगभग 40% हो गई। उस असम में भारतीय जनता पार्टी 2016 में जीती और फिर 2021 में जीती और 2026 में भी उसकी जीत में कोई शंका दिखाई नहीं दे रही है, इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन के बावजूद। अब आप जरा सा देखिए कि 2011 में विधानसभा चुनाव में असम में बीजेपी को 16.1% वोट मिला था और उसको सीटें मिली थी कुल 27। कांग्रेस को 39.4% वोट मिला था, सीटें मिली थी 78। बीजेपी से ज़्यादा वोट परसेंटेज था AIUDF का, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो मुस्लिम वोट पर आधारित पार्टी है। 2011 में ये स्थिति थी और 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी को सीटें मिली 86 और वोट मिला 41.9%। तो 16 से 41% ये छलांग लगाई 5 साल में बीजेपी ने। तो जब चुनाव बदलता है और ख़ास तौर से मैं कहूँगा मतदाता का मन बदलता है, तब ये सब आंकड़े फेल हो जाते हैं कि पिछले चुनाव में कितना मिला था, अब जीतने के लिए कितना चाहिए होगा, क्या उतना पहुंच सकते हैं। तो अमित शाह जो बता रहे थे वो इन्हीं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कि ये संभव है। और केरल में तो मुस्लिम पॉपुलेशन 26.56% ही है। वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्रिश्चियन वोट। क्रिश्चियन वोट तय करता है कि कौन सा गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है क्रिश्चियन वोट से। क्यों क्रिश्चियन क्यों वोट देगा बीजेपी को? 2-3 कारण हैं। गोवा में क्रिश्चियंस के समर्थन से बीजेपी को जीतने में मदद मिली, उसकी लगातार सरकार बन रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ क्रिश्चियन समर्थन है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में है। क्रिश्चियन मंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट की सरकारों में भी और गोवा की सरकार में भी। ये तो एक कारण है। लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रिश्चियन वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ, देखिए सबसे बड़ा संकट होता है किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी समाज के सामने, वो है उसके सर्वाइवल का। तो केरल में क्रिश्चियन समाज के सर्वाइवल का सवाल है 2 मुद्दों के कारण। पहला मुद्दा है लव जिहाद। ये लव जिहाद की टर्म केरल से ही शुरू हुई और सीपीएम के मुख्यमंत्री उस समय के वीएस अच्युतानंदन ने असेंबली में इस बात को स्वीकार किया था। ये मुद्दा उठाया था क्रिश्चियन समाज ने, ईसाई समाज ने, कि उनकी लड़कियों का इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है और लव जिहाद के नाम पर ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो उन्होंने संपर्क किससे किया? आरएसएस से, कि हम दोनों मिलकर इस समस्या से लड़ें। हिंदुओं के साथ भी ये समस्या है और इसको बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जो केरल स्टोरी है, फिल्म बनी है उसमें, कि लव जिहाद का धंधा कैसे चल रहा है। और अब ये लव जिहाद जो है केवल केरल तक सीमित नहीं रह गया है, पूरे देश में फैला हुआ है। डेमोग्राफी बदलने का ये एक नया औजार जो है मुस्लिम समाज ने खोजा है। इसका शिकार केवल हिंदू नहीं है, इसका शिकार क्रिश्चियन भी है, खासतौर से केरल में। तो क्रिश्चियन समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनको लगता है कि अगर
हमको बचना है, अगर हमको अपनी महिलाओं को बचाना है तो बीजेपी के साथ मिलकर ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लव जिहाद जैसा कोई जो है काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया तो फिर ऐसा समय आने में देर नहीं लगेगी जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा केरल राज्य में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये वोट में बदलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी पर निर्भर है अमित शाह ने जो गणित बताया है, चुनावी नतीजे का विश्लेषण किया है कि 20 से 40% पहुंचने में भाजपा को 5 साल नहीं लगेंगे। उनका मतलब है 2026 में पहुंच सकती है। तो भाजपा को अगर 2026 में 40% वोट शेयर तक पहुंचना है तो क्रिश्चियन समाज के समर्थन से ही पहुंच सकती है। और इसके लिए भाजपा बहुत तरीके के कार्यक्रम चला रही है, केरल में और केरल से बाहर भी। आप लगातार 2 क्रिसमस से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिल्ली में जो प्रमुख चर्च है उसमें जाते हैं क्रिसमस के अवसर पर। और अगर आप याद कीजिए हैदराबाद की नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की, जिसमें प्रधानमंत्री ने गोवा के और नॉर्थ ईस्ट के उनके जो क्रिश्चियन मंत्री हैं उनसे कहा कि केरल जाइए और केरल में जाकर ईसाई समाज के लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी उस समाज के लिए क्या कर रही है जहां सत्ता में है। तो अभी अंकगणित के लिहाज से, राजनीतिक समीकरण के लिहाज से ये बात निश्चित रूप से असंभव जैसी दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है, अगर क्रिश्चियन समाज के लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि सीपीएम को कांग्रेस नहीं हरा सकती, क्योंकि कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन है, यूडीएफ में वो शामिल है और कांग्रेस एसडीपीआई का साथ लेती है, समर्थन लेती है। ये ऐसे संगठन हैं जो लव जिहाद में सबसे आगे हैं। तो ऐसे में चर्चा ये भी है, एक खबर ये भी आई जो बात सीपीएम के एक वरिष्ठ नेता की ओर से कही गई कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई केरल में तो केरल का गृह मंत्री मुस्लिम समाज से होगा। ये क्रिश्चियन समाज और हिंदू समाज दोनों को डराने के लिए काफ़ी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उनका क्या हश्र होने वाला है। केरल में सांप्रदायिक दंगे कोई नई बात नहीं है। मोपला का नरसंहार केरल में ही हुआ था। हिंदू जो है बहुत जल्दी भूल जाता है अपने ऊपर हुए अत्याचार को। केरल और केरल के बाहर मोपला नरसंहार कितने हिंदुओं को याद है? ऐसा नृशंस हत्याकांड, बलात्कार, मतलब उसका वर्णन करना भी मुश्किल है क्या हुआ था। लेकिन हिंदुओं ने उसको भुला दिया। वो उस पार्टी को वोट देते हैं जिसके साथ मुस्लिम लीग खड़ी है। तो क्या इस बार हिंदुओं का और ईसाइयों का मन बदलेगा केरल में? जो कॉन्फिडेंस है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उनका कॉन्फिडेंस ज़मीन पर खरा तभी उतर सकता है जब हिंदू और क्रिश्चियन दोनों इस खतरे को पहचाने और इस खतरे को पहचानकर साथ आने का निर्णय लें। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो 3 महीने में मालूम हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये अब असंभव नहीं लगता है। संभव होगा कि नहीं ये तो अप्रैल मई में जब नतीजा आएगा तभी पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।